नमस्कार दोस्तों, जीके वितार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे देवघर जिला में मनरेगा के अंतर्गत नियुक्ति निकला है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा कोषांग। मनरेगा के तहत संविदा आधारित सेवाएं प्राप्त करने हेतु आम सूचना। तो ये मनरेगा के तहत निकला गया है और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये संविदा आधारित सेवाएं, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट बेसिस पर ये वैकेंसी को निकाला गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितना और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि क्या निकला हुआ। तो देखिए, देवघर जिला के अधीन मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ये पोस्ट का नाम है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष है और तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदभार विस्तृत विवरणी निम्न तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये 5 तरह का पोस्ट है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक जो कनीय मतलब अभियंता के समकक्ष है, और लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक। इसका सैलरी भी दिया गया है। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके यहाँ पे डिटेल इसके बारे में देख लीजिए। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में कि कौन इसको भर सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे है जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए अनिवार्य योग्यता जो रखा गया है वो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय में विषय में स्नातक प्रतिष्ठा जो 55% अंक के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% यदि आपका स्कोर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे लिखता है कि सामान्य स्नातक वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, और वैसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है यदि 55% से नीचे के लिए लेकिन उसने पीजी किया है, ठीक है, उत्तीर्ण हो और वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे तो वे कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए समान स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे कि यदि 55% से कम है आपकी ग्रेजुएशन में, यदि आपने पीजी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मेरिट की बात कर रहा है, ये मेरिट जब बनता है तो इस तरह से इसमें बनेगा। दूसरा में इसी के लिए जो अतिरिक्त योग्यता रखा गया है, ठीक है, क्या रखा गया है, अतिरिक्त योग्यता, जिसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGDCA, PGDBM, यानी कि ये बहुत सारा पूरा लिस्ट बना हुआ है। तो आप यहाँ पे वीडियो को रोकिए और इसको अच्छी तरह से पढ़िए या फिर अपने आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी देख सकते हैं। तो ये जो था पहला पोस्ट के लिए था। दूसरा पोस्ट यहाँ पे देखिए तकनीकी सहायक है, जो सहायक अभियंता के समकक्ष के लिए है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या फिर BTech अनिवार्य योग्यता होगी। ठीक है, यदि BE या फिर BTech किए हैं तो तकनीकी सहायक वाला फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो अतिरिक्त योग्यता रखा गया है आप इसको रोक करके वीडियो को आराम से पढ़ें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech तथा PGDCA या फिर MCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस, ये अतिरिक्त योग्यता होगी। यदि आप ये सब किए हैं तो ये अतिरिक्त योग्यता होगी। इसमें आपको मेरिट में बनाने में आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल बता ही देते हैं कि MCA या फिर MSc कंप्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उसके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से MCA की कोटि में जोड़े जाएंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्य लाने वाले PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% घटा दिया जाएगा। ये मेरिट बनाने का एक जो नियम है उसके तहत है। अगला जो पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, इसका जो अनिवार्य योग्यता जो रखा गया जो कम से कम होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ध्यान रखना है, सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। आगे जो इसका अतिरिक्त योग्यता रखा गया है आप इसको रोक करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रोक के वीडियो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं लेखा सहायक के लिए। ठीक है, जो अकाउंटेंट है, इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता जो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या फिर सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। BCom किए हैं तो 55% कम से कम अंक आपके पास होना चाहिए।
और सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ परंतु उसने तत्पश्चात एमकॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बीकॉम की कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। बीकॉम किए हैं 55% से कम मार्क्स है और यदि एमकॉम कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता जो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमकॉम, बीसीए तथा एमसीए, पीजीडीसीए अतिरिक्त योग्यता के रूप में इसको लिया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में जो दिया गया है बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। 5 नंबर में दिया गया है कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं। तो इसके लिए जो कंप्यूटर सहायक है अनिवार्य योग्यता जो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य और बीसीए, या फिर चौथा में दिया गया है सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना, ये अनिवार्य योग्यता है कंप्यूटर सहायक पद के लिए। ठीक है, बी नंबर में दिया गया है कि बीसीए तथा सामान्य बीसीए कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पीजीडीसीए किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत यानी कि प्राप्तांक में 10 घटाकर बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स को ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। और अतिरिक्त योग्यता जो रखा गया है इसका ये रखा गया है, आप इसको रोक के थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ए और बी वाला ये कॉलम जो है देखिए यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता कॉलम ए और अतिरिक्त योग्यता का कॉलम बी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एज वगैरह जो भी है इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। उपरोक्त पदों पर संविदा आधारित सेवाएं प्राप्त करने हेतु अन्य अर्हताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीयता जो होना चाहिए भारतीय होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है सभी पदों में वर्णित वांछित शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो वही मान्य होगी। उम्र सीमा जो रखा गया है 1/9/2021 को सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 18 एवं अधिकतम निम्न प्रकार से होगी। यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो अधिकतम आयु सीमा आपका 35 वर्ष है, दिव्यांगजनों के लिए 40। अत्यंत ये पिछड़ा वर्ग में यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, ठीक है, तो 37 वर्ष अधिकतम पुरुष के लिए, पुरुष के लिए जो है यहाँ पुरुष और महिला लिखा ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष और मिनिमम यहाँ पे देखिए दिव्यांग व्यक्ति जो है उनके लिए 47 वर्ष है। 3 नंबर में है महिला जो जनरल ओबीसी या फिर BC1 BC2 जिसमें भी आते हैं जनरल कैटेगरी में महिला यदि है तो उनके लिए 38 ईयर्स रखा गया है, 38 साल, और दिव्यांगजनों के लिए 48 वर्ष। 4 नंबर में है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है उनके लिए 40 वर्ष का उम्र रखा गया है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए रखा गया है 50 वर्ष। आरक्षण का जो नियम है झारखंड में जिस तरह से लागू होता है वो इसके हिसाब से लागू होगा। 5 नंबर में दिया गया प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपको कहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा ये उस टाइम जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम निर्धारित किया जाएगा। रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार जो है घट या बढ़ सकती है, जैसा कि सबसे ऊपर में हमने आपको दिखाया था कि इसमें कितना पोस्ट खाली है। 7 नंबर में है तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित या फिर दक्षता जांच स्किल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यदि तकनीकी ज्ञान में यदि आप कंप्यूटर लेखा वगैरह वाला जो फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो उसका जो है दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। 8 नंबर में है प्रथम मेगा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी को निम्नलिखित योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के औसत अंक के आधार पर किया जाएगा। 9 नंबर में है नियुक्ति हेतु गठित चयन पर समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगी। जो वहाँ से निर्णय निकल के आएगा वही अंतिम एवं सर्वमान्य होगी। नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें, ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति हेतु जो अन्य शर्तें हैं पहला में है उल्लिखित सभी पदों पर ली जाने वाली सेवाएं पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने पर सरकार पर कोई दबाव वो अपना कोई दायित्व नहीं होगा। दूसरे नंबर में है आरंभिक चरण में ऐसी संविदा आधारित सेवाएं मात्र 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष के लिए गठित समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद यदि पाया जाता है तो अगले 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित सेवाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। 3 नंबर में है संविदा के आधार पर उपरोक्त सेवाएं नवीकरण नहीं होने पर इस सेवा को स्वतः समाप्त समझी जाएंगी। ठीक है, तो बाद में आप सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं, ये सारी इसमें नियम कानून जो है लिखा हुआ है। अगला है उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन देवघर जिला के किसी भी प्रखंड या फिर पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जब आपका जो भी पोस्टिंग जहाँ पर हो जाती है वहीं पे आपको जाकर के काम करना पड़ेगा। इसी तरह से 5 और 6 है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक करके थोड़ा पढ़ लीजिए।
ठीक है। आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यदि वह शपथ पत्र की कमी भी गलत पाया जा गया है तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी। जो यहाँ पे ऊपर 6 नंबर में लिखा गया है उसका थोड़ा सा हिस्सा है। 7 नंबर में है, एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेगा। नोट करके लिखा है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची का ज्ञापन संख्या इतना में दिनांक 18/4/2016 के अनुरूप निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो देवघर जिला के वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको ये स्थानीय निवासी जो निर्गत किया गया है वही मान्य होगा, अदरवाइज दूसरा यहाँ पे क्या होगा, मान्य नहीं होगा। ये इसका फॉर्म है, आप इस फॉर्म को आपको भरना है और भर करके जो है सो जमा करना है। ठीक है, देख लीजिए ये इसका क्या क्या इसमें डाला गया है। इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 20 सितंबर को रखा गया। ठीक है, तो फॉर्म भरने के पहले आप एक बार इसको विशेष तरीके से जांच कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।